नमस्कार फ्रेंड्स। शेयर फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के अंदर फिर से स्वागत है। अभी हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो फिफ्थ इलस्ट्रेशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने थियरी और फोर इलस्ट्रेशन देखे थे और उसको समझने की कोशिश की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी। On 1st Jan 2020, Vilas draws a bill of exchange for 10,000 due for payment after 3 months on Eknath. तो विलास ने ड्रॉ किया है 10,000 rupees 3 month. Eknath accept to this bills of exchange. On 4th March, Eknath retires the bill of exchange at a discount of 12% per annum. You are asked to show the journal entries in the books of Eknath. तो माय डियर फ्रेंड, ये अर्ली रिटायरमेंट का मामला है। तो पहले ये समझते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज इंटरेस्ट बनेगा और कितनी अमाउंट के इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अमाउंट कितनी है 10,000। अर्ली रिटायर कब किया है 1 जन 2020 को। बिल था 3 मंथ, तो इसकी ड्यू डेट कौन सी बनेगी 4 अप्रैल। 3 मंथ प्लस 3 दिन ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपने 3 days ग्रेस पीरियड को नहीं गिना तो आपका कैलकुलेशन गलत। दैट इज द ओनली थिंग। तो अभी 1 महीने 1 मंथ के लिए अर्ली पेमेंट दिया है। आरओआई क्या है 12%। सो 10,000 multiply 12%, 1 month, 100 rupees। बहुत ही सिंपल एंट्री बनेगी। किसकी एंट्री देनी है बुक में, एकनाथ के बुक में। क्या किया होगा, विलास अकाउंट को डेबिट किया होगा 10,000 से टू बिल्स पेएबल है। हमने सेल्स वाली एंट्री यहाँ पे नहीं की है, डायरेक्टली बता दिए। आप इसमें और भी दिखा सकते हो कि सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड विलास अकाउंट बी डेबिटेड। ओके, सो क्या लिखेंगे बीइंग द बिल ड्रॉज बाय हिम एक्सेप्टेड। अभी क्या हुआ, मार्च 4 को अर्ली रिटायरमेंट हुआ, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000। क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट या तो डिस्काउंट, जो भी आप लिखे 9,900 in hard copies. So it was the easiest one. चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। On 1st January 2022, Vilas draws a bill of exchange of rupees 10,000 due for payment after 3 months on Eknath. Eknath accepts this bill of exchange on 4th March 2020. Eknath retires the bill of exchange at a discount of 12%. You are asked to show the journal विकास। तो चलिए विकास की बुक में एंट्री करते हैं। ये बहुत ही मतलब सिंपल तरीके में यहाँ पर दोनों का पूछा गया है। तो कौन सी डेट है
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एकनाथ अकाउंट, कितना रिसीवेबल था? 10,000। अभी मार्च 4 को पैसा आ गया है, कितना? 9,009। इंटरेस्ट अकाउंट या तो डिस्काउंट अकाउंट या तो रिबेट आपने दी है 100 रुपीज टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. Receivable account will be wiped off by 10,000. So this was again a very simple sum. चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं. चलिए अभी एक और कंसेप्ट को समझते हैं और वो कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी को insolvency of a person means that he is unable to pay his liability. मतलब जो व्यक्ति अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए सक्षम नहीं है वो इंसॉल्वेंट कहलाता है. दिस मीन्स दैट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी डिसऑनर्ड. मतलब उसने जो बिल एक्सेप्ट किए थे और वादा किया था कि मैं पे कर दूंगा, ऑनर करूंगा, वो अब डिसऑनर होगा. Therefore, when it is known that a person has become insolvent, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ हिज एक्सेप्शन मस्ट बी पास्ड. अब एक बात समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अपने आप को या कोई दूसरा व्यक्ति किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता. भारत में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है. तो क्या होगा, या तो व्यक्ति खुद जाएगा कोर्ट के पास कि भाई मैं मेरे पर जो लायबिलिटीज है उसको पे करने के लिए सक्षम नहीं हूं, तो मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, या तो जो बचा है वो सफिशिएंट नहीं है टू पे माई लायबिलिटीज. तो आप एक काम कीजिए, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करिए. मेरे पास ये जो कुछ पैसा पड़ा है, सपोज किसी ने 10 लाख का कर्जा, उसके पास 2 लाख रुपए है, तो कोर्ट को बोलेगा कि ये 2 लाख आप ले लीजिए, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए. तो कोर्ट क्या करेगी, जो भी उसके क्रेडिटर्स है उसको प्रोरेटा या तो उसके अलग अलग टाइप के जो क्रेडिटर्स है उसको देखकर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हम जब इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे आईपीसी में या तो फाइनल लेवल पर, तो ये पूरा समझेंगे कि कौन से प्रायोरिटी में पेमेंट करना है. अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये पैसा जब अगर हम प्रो रेटा देते हैं तो सबको दे देंगे, और अगर उसके पास कुछ नहीं है तो ये व्यक्ति का 100% जो भी ड्यूज है वो सब जो भी पार्टी ने क्रेडिट किया है उसको वो नहीं मिलेगा. अब वो नहीं मिलेगा तो मान लो इसने जो बिल को एक्सेप्ट किया था तो उसको क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा ऑन द ड्यू डेट. लेकिन हमें तो पहले पता चला है कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है. तो जब कोर्ट ये डिक्लेयर करती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल को बैड डेट की तरफ से ट्रीट करना पड़ेगा. तो चलिए चलते हैं. लेटर ऑन समथिंग में बी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट. When and if an amount is received, cash account will be debited and the personal account will be credited. So यहाँ पर पहले जब वो इंस्टॉलमेंट होता था तो क्या करेंगे, उसकी एंट्री हम डालेंगे, बेड डेट पूरा क्रिएट करेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा और बिल रिसीवेबल से हट जाएगा. लेकिन अगर कुछ रिकवरी आती है पार्टली वे तब उसकी एंट्री भी हम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड एंड द पर्सनल अकाउंट बी क्रेडिटेड. The remaining amount will be irrevocable and therefore should be written off as bad debt. In the books of the drawee of the bill, the amount not ultimately paid by him due to the insolvency should be credited to deficiency account. तो ये बिल रिसीवेबल था उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में. इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे होगी इसको समझते हैं. एक इलस्ट्रेशन है, देख लेते हैं इसको. Mr. David draws two bill of exchange on 1st January 22 for 6,000 and 10,000. The bill of exchange for 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months.
बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। अब मिस्टर थॉमस जो है उन्होंने दोनों बिल एक्सेप्ट किए। On 4th March, Mr. Thomas requested Mr. David to renew the first will with interest at 18% per annum for a period of 2 months. अब देखेंगे कि ये जो ड्यू डेट पर उन्होंने एक्सटेंड करने के लिए कहा था वो 2 महीने के लिए है, 18% के लिए। तो बिल रिन्यूअल का मामला है। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल ऑन 20th March। इन्होंने रिक्वेस्ट कब की थी? 4 तारीख। इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कब की? 20 मार्च। मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। एक 10,000 वाला बिल जो है वो एक्सेप्ट रिटायर कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया। द इंटरेस्ट रिबेट दैट मीन्स डिस्काउंट बीइंग ₹100। उसने पेमेंट कितना किया होगा? 9,900 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, मतलब वो 6,000 वाला 18% इंटरेस्ट वाला। मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट करा दिया एंड ओनली 50 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस एस्टेट। तो 10,000 में अगर 6,000 का बिल है तो उसे 3,000 इंटरेस्ट अभी हम गिनेंगे 18% वाला, तो उसका भी आधा उतना ही पैसा उसके एस्टेट में से मिलेगा। You are given to journal entries in the books of Mr. David। तो मिस्टर डेविड के अकाउंट में हमें देना है। इंसॉल्वेंट कौन बना है? मिस्टर थॉमस। सो दिस इज अ वेरी गुड सम। और चलिए इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सभी एंट्रियां देनी है तो इसकी बुक्स में देना है मिस्टर डेविड। 2022 जनवरी 1st बिल रिसीवेबल अकाउंट। दो बिल है, आप कंबाइन भी कर सकते हो और अलग अलग एंट्री भी डाल सकते हो। देयर इज नो हार्म इन इट। एक है 6,000 और एक 10,000। मिस्टर थॉमस। 4th मार्च को, मतलब ड्यू डेट ऑफ द पहला बिल जो है वो कितने महीने का था? 2 मंथ्स। दूसरा 3 मंथ्स। चलिए, तो उस दिन उन्होंने क्या किया? वो रिटायर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने उसके लिए रिन्यूअल किया है, तो मिस्टर थॉमस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 6,000 से। और टू बिल रिसीवेबल अनेबल टू ऑनर। अब दूसरी एंट्री उसी दिन डलेगी 4th मार्च को। ये नया बिल उन्होंने दिया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कितने टाइम के लिए दिया है? एटीन परसेंट पर एनम। तो यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6,000 रुपया है और 2 महीने है। 18% divided by 12 multiplied by 2, so it will be 180 rupees। ये बिल बनेगा 6,180 रुपये। ये
मिस्टर थॉमस के अकाउंट को हम सॉरी थॉमस के अकाउंट को पूरा 6,000 क्रेडिट करेंगे और हमारी इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी 180। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। ऑन 20th March मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। तो यहाँ पर उन्होंने अर्ली किया है और 100 रुपीज हम उसको दे रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। बैंक में कितना रुपया आया होगा और रिबेट कितनी दी होगी। इसको आप रिबेट या तो डिस्काउंट कह सकते हैं। अभी मामला कितने तक रहा, सिर्फ 6,000 वाले बिल का। तो 6,180 रुपया जो है उसे हमें देखना है। अब उसकी ड्यू डेट कौन सी बन जाएगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4/3 को ये था, इसका 2 महीना माने 4 मई, उसमें 3 दिन, 7 मई। ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अगर सही डेट नहीं लिखी है तो मार्क कट जाए। उस दिन ये पैसा हमें नहीं मिला है, लेकिन 7 मार्च को हमें ये पता चला कि इसका 50% मिल सकता है। 6180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3090। हम ये मान लेते हैं उस दिन मिल भी गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 3090 टू कॉमर्स अकाउंट 3090। थॉमस के अकाउंट में 6180 डेबिट किया, 3090 क्रेडिट कर दिया, तो अभी कितना बच गया 309। तो 7 मई को हम इसको बेड डेट करार देते हुए बेड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और थॉमस के अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर फ्यूचर में कुछ रिकवरी आती है तो ये थॉमस के अकाउंट में हिट होगा और हमारा पूरा 100% प्रॉफिट। So how these entries are done in case of insolvency. So this is presentation. चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। Rita owed ₹1 lakh to Sriman. On 1st October 21, Rita accepted a bill drawn by Sriman for the amount at the 3 month. इतनी अमाउंट का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। श्रीमान got the bill discounted with his bank for 99,000. तो यहाँ पर 99,000 में बिल डिस्काउंट हुआ तो 1,000 विल बी द डिस्काउंटिंग अमाउंट, ये हमारा एक्सपेंस होगा। बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। Sriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at the 3 month। तो 50,000 तो ऑन द स्पॉट दे देने हैं और बाकी के ऊपर इंटरेस्ट 12% फॉर 3 मंथ देना। These arrangements were carried out, but afterward Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from her estate। तो चलिए, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द श्रीमन। तो मिस्टर श्रीमन के अकाउंट में ये एंट्रियां हमें करनी है, इसको सॉल्व। यस, मिस्टर श्रीमन के अकाउंट में
एंट्रिया करते हैं। सबसे पहले एंट्री जो है वो कब की है? 1 अक्टूबर 2021। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रीटा ने ये एक्सेप्ट किया है, तो रीटा 1 लाख रुपया, तो ये इसके अकाउंट में हम दे देते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर को, मतलब तीसरे ही दिन, बिल डिस्काउंट कर दिया गया। बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बिल रिसीवेबल 99,000, 1,000। नरेशन आपको लिखना है विदाउट फेल एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। श्रीमन एग्रीड बिफोर ड्यू डेट रीटा अप्रोच, ये कब हुआ है इसकी कुछ डेट नहीं है, तो आगे डेट नहीं लिख पाएंगे। रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। Sriman agreed on the condition that 50,000 paid immediately, together with interest on the remaining amount at 12% per annum। तो देखिए कितना रुपया जो है वो उसने पे किया होगा। पहले तो इंटरेस्ट गिन लेते हैं। 50,000, 12%, 3 मंथ, $1,500। तो इससे रीटा के अकाउंट में डेबिट कर दें। ये पैसा कहाँ जाएगा? हमारी इंटरेस्ट इनकम में जाएगा। अभी हमें नया बिल ड्रॉ करना है, कितने का? पहले तो वो पैसा रीटा हमें दे देगी, बैंक अकाउंट डेबिट 51,500 क्यों, कैश अकाउंट 51। अब रीटा के अकाउंट में कितना अमाउंट बच गया होगा? 50,000। तो ये जो 50,000 है वो क्या होगा? बिल रिसीवेबल होगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 रीटा। लेकिन रीटा अब इंसॉल्वेंट बन चुकी है और 40% आने की आशा है। मान लीजिए कि पैसे आ गए, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को 20,000 से डेबिट करेंगे, 40% ऑफ 50,000। बैंक डेट बाकी का बन जाएगा 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट होगा बैंक डेट, तो उसकी एंट्री, हालांकि बहुत सारी एंट्री हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एंट्रियां अलग से डाली। सो हाउ दिस इज डन? 20,000 received from the bank and 30,000 from the bad debt. Sure, my dear friends, this was illustration number 8, इसका प्रेजेंटेशन है। अभी एक और कंसेप्ट को समझते हैं, एकोमोडेशन बिल्स को। एकोमोडेशन का बिल्स क्या होता है? Bill of exchange are usually drawn to facilitate the trade transmission. That is, bills are meant to finance actual purchase and sale of goods. मतलब जो लोग एक्चुअल में गुड्स लेते हैं और पेमेंट वगैरह करते हैं, उनके लिए बिल्स होते हैं। But the mechanism of the bill can be utilized to raise finance also. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ऑडिटर बनेंगे तो इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये क्या चीजें हैं और रियलाइज होता है कि नहीं है। अब समझिए सर, सपोज बॉस नीड्स फाइनेंस फॉर 3 मंथ। बॉस को पैसा चाहिए, ठीक है, 3 मंथ के लिए।
इन दैट केस ही में परस्यू हिज फ्रेंड कपूर टू एक्सेप्ट हिज ड्राफ्ट। वो क्या बोलता है कि भी आप इसे एक्सेप्ट कर लो ये ड्राफ्ट को, मैं आपको गुड्स वगैरह कुछ दे नहीं रहा हूँ, आपको क्या करना है, सिंपली ये ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करना। द बिल ऑफ एक्सचेंज में देन बी टेकन बाय बॉस टू हिज बैंक। कपूर ने एक्सेप्टेंस दे दिया, ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। लेकिन बॉस क्या करेगा, अब ये लेके जाएगा अपनी बैंक के पास। बैंक को क्या है, बैंक को पता नहीं है कि गुड्स गया है कि नहीं, और वो देखने का काम बैंक है भी नहीं। बैंक सिंपली क्या करेगी, बिल ऑफ एक्सचेंज को वेरीफाई करेगी और उसे डिस्काउंटिंग करके पैसा दे देगी। तो बॉस को फंड मिल गया। द बॉस विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ फंड्स व्हेन द 3 मंथ पीरियड एक्सपायर्स। 3 महीने के बाद बैंक क्या करेगी, कपूर के पास जिसने एक्सेप्टेंस दिया है कॉल करेगी। द बॉस विल सेंड द रिक्विजिट अमाउंट टू कपूर एंड कपूर विल मीट द बिल। अब बॉस क्या करेगा, कपूर को पैसा भेज देगा, कपूर उसे बैंक में जमा कराएगा। बिल जब प्रेजेंट होगा तो उसका पेमेंट हो जाएगा, सभी लोग खुश हो जाएंगे। द बॉस इज एबल टू रेज मनी फॉर हिज यूज। इफ बोथ बॉस एंड कपूर नीड्स मनी द सेम डिवाइस कैन बी यूज्ड। मतलब अभी कपूर को पैसे चाहिए तो क्या करेगा, एक और ड्राफ्ट बनाएगा, बॉस के पास एक्सेप्ट कराएगा, अपनी बैंक के पास आएगा और डिस्काउंट कर, और ऑन द डेट ऑफ end of the period they will be paid up. Either boss accepts a bill of exchange or Kapoor does. तो ऐसा चल सकता है। In either case, the bill will be discounted with the bank and the proceeds divided between the two parties according to the mutual agreement. ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 लाख का बिल डिस्काउंट करवाया, दोनों ने 2.5 लाख रख लिए। The discounting charges must also be borne by the two parties. खर्चा भी दोनों को उस हिसाब से समझना है। On the due date, the acceptor will receive from the other party his share. मतलब जिसका जितना हिस्सा होगा वो on the due date बांटा जाए। The bill will then be met when bills are used for such a purpose, not for facilitating trade transaction, but to only meeting the financial purposes. They are known as accommodation bills. इसे क्या कहते हैं, accommodation bill कहते हैं। अब कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है, कैसे, however it may so happen that the drawer is not able to remit the proceed to drawee on the due date। क्या होगा, वो पैसे तो उन्होंने ले लिए, खर्च भी कर दिया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया है उस तक वो पहुंचा नहीं पाए, तो क्या हो जाएगा। In such a case, the drawee may draw a bill on the drawer and get it discounted with the bank to honor the first bill। चलिए, एक बिल को नहीं छुड़वा पाए तो दूसरा जो बिल है उसको ऑनर कर, मतलब एक्सेप्ट करवाएंगे और उसका भी डिस्काउंट करवा लेंगे। If the new drawer provides of the first bill also remit some proceed of the new bill to the new drawee, then the proportion of the discount to be borne by the new drawee will be based upon the proceed remit as well as the benefit obtained by him on the first bill। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी रखी होगी उस हिसाब से वो शेयर करेंगे खर्चा। So entries are passed in the books of the two parties exactly in the way already pointed out for ordinary bills। हमें कुछ पता नहीं है, हम तो सिर्फ काउंटिंग करते हैं, एंट्रियां डालते हैं, और जैसे ओरिजिनल बिल में डालते हैं उसी तरह से इसमें भी एंट्रियां डालेंगे। The only additional entry to be passed is for sending the remittance for one party to another party and also debiting the other party with the said amount of discount। मतलब जब सेटलमेंट की डेट आएगी तब दोनों पार्टी के बीच में जो हम सेटलमेंट करना है उस अमाउंट राशि भेजनी है, तो हमारे केस में मिस्टर बोस पहले भेजेंगे पैसा कपूर को, तो वो एंट्रियां डालनी होगी, फिर डिस्काउंट शेयरिंग होगा तो वो एंट्री डालनी। हमारे टेस्ट नॉलेज के अंदर एक शॉर्ट नोट दिया गया है एकोमोडेशन बिल्स का। ये पूरी डिटेल आपको एग्जाम्पल के बिना लिखनी है, देयर इज नो नीड टू राइट द एग्जाम्पल, और ये डिटेल आपको मिलेगी। ये कुछ चित्र है जो हमने देखा हुआ है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का था और सेम चीजें यहाँ पर भी है एकोमोडेशन बिल में।
समझना क्या है, यहाँ पर गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज था, फिर डिस्काउंटिंग हुआ, ऑन द डे ऑफ पेमेंट ये व्यक्ति जो है सेलर या तो जिसने ये बिल को ओरिजिनेट किया था वो क्या करेगा, इसको पैसे भेजेगा, मनी विल बी ट्रांसफर टू हिम एंड ही विल सेंड टू द बैंक। गुड्स की मूवमेंट नहीं होगी। दिस इज हाउ एकोमोडेशन बिल वर्क्स। चलिए इसी बात पर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ऑन 1st July 2020 George drew a bill of rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. Harry accepted the bill of exchange. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from the Jack on the same day. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. चलो, अब उसने जैक को पैसे देने के लिए वो बिल जो है वो एंडोर्स कर दिया। यहाँ पर बैंक पिक्चर में नहीं है, जैक है। On 1st September 2022, Jack purchased goods worth rupees 190 lakh from Harry. Jack endorsed the bill of exchange issued from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of amount due to Harry. On 1st October 2022, Harry purchased the goods worth rupees 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check. Give the necessary general entries in the books of the Harry, George and Jack. चलिए बहुत ही सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों अकाउंट हमें देने हैं। तो सबसे पहले जिसका नाम लिखा है वो है हैरी। तो चलिए हैरी के अकाउंट में देख लेते हैं। On 1st July 2020, George drew a bill of rupees 190 lakh for 3 months on Harry for mutual accommodation. तो यहाँ पर हैरी के ऊपर दिया गया है। हैरी के अकाउंट जो है वो क्या बन जाएगा, उसके अकाउंट में जॉर्ज का अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 1,80,000 टू बिल्स पेबल, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि वो पे करेगा तो उसके लिए क्या बनेगा, बिल्स पेएबल। अभी गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो ये सिर्फ सिंगल एंट्री रहेगी। इस वक्त कोई एकोमोडेशन एंट्री है तो कोई कुछ और एंट्री नहीं। अभी हमें हेरी का अकाउंट बना रहा है तो हेरी के अकाउंट में अब क्या आ रहा है वो देख। पहले उसने एक्सेप्ट किया 1st जुलाई को, $1,80,000, हेरी एक्सेप्टेड द बिल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेरी का नाम कब आता है। वर्थ रुपीज 181,000 फ्रॉम द जैक ऑन, जॉर्ज ने परचेज किए जैक से तो हेरी के बुक में कुछ नहीं आएगा। जॉर्ज एंडोर्स्ड हेरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट, कुछ नहीं होगा। ऑन 1st September 2022, जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 190 लाख फ्रॉम हैरी। तो हैरी ने सेल किया किसको, जैक को, कितने का, 1,90,000। तो यहाँ पर 1 सितंबर 22 sales account will be credited and check account will be debited to sales account. लेकिन वो सेम डे को इन्होंने कुछ और ट्रांजेक्शन भी की। Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. मतलब
इसको 1000 रुपया जो है वो डिस्काउंट मिला है, साथ में एक बिल्स मिला है रिसीवेबल, जो कि उसने खुद एंडोर्स किया है, 1,80,000 का डिस्काउंट दिया है 1000 का, बैंक अकाउंट में उसने पेमेंट रिसीव किया है या तो कैश मिला है 9000। तो ये जो पूरी अमाउंट है वो कहाँ चली जाएगी, जैक के अकाउंट में 1 लाख। So acceptance of the bill and Jack's account is completed. अभी on 1st October 2022, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. अभी जॉर्ज को पहले उसने 1,80,000 रुपया क्या किया था, जो एंट्री दी थी वो खुद उसके ऊपर ही आ गई, तो उसको वो एंट्री रिमूव करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 to bills receivable account। ये एंट्री स्क्वायर ऑफ हो गई 1,80,000 वाली, हमने पहले एंट्री की थी 1,80,000 की बिल्स पेएबल में, वो अभी स्क्वायर हो गई। लेकिन 1/10 को उसने 2 लाख रुपए का परचेज किया है, तो वो परचेज अकाउंट बनेगा डेबिट। किसके पास से किया है, जॉर्ज के अकाउंट में, तो वहां पर ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसके पास से 1,80,000 तो लेने ही है, ऑलरेडी 1,80,000 की अकाउंट डेबिट डाल रखी है और ये 2 लाख क्रेडिट किया, तो बाकी के जो 20,000 है उसका क्या करेंगे, जॉर्ज के अकाउंट में डेबिट करेंगे 20,000 रुपया और तो बैंक अकाउंट से एक चेक दे देंगे और ये दोनों अकाउंट जो है वो पूरा हो जाएगा। बिल अभी तक पेमेंट के लिए आया नहीं है। बिल की ड्यू डेट कौन सी है, ड्यू डेट ऑफ द बिल 1 जुलाई से 3 मंथ, मतलब 1 अक्टूबर प्लस 3 डेज 4th। तो उस दिन क्या हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो हम इसको छोड़ देते, तो अभी एक हेरी के एंट्री हम कर सके। अभी बात करनी है हमें जॉर्ज के एंट्री। तो जॉर्ज के अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, इन द बुक्स ऑफ द जॉर्ज, इसका नाम अगर मैं गलत तरीके से पुकारता हूं तो जॉर्ज भाई हमें माफ करेंगे, क्योंकि ये जॉर्ज है कि जॉर्जे है कि पता नहीं। ओके, सो चलिए, सबसे पहले उसने क्या किया था, परचेज किया है कुछ। जॉर्ज हैज परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,181,000 फ्रॉम द जैक। तो ये जैक से परचेज किया, टू जैक्स अकाउंट, जैक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1,81,181। उसी दिन उसने क्या कर दिया, एक बिल जो था उसको स्वीकार कर लिया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000। लेकिन ये कौन है इसका जिम्मेदार, है, तो ये हैरी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अभी जैक का अकाउंट है 1,81,000, क्यों, डिबेट उसको 1,000 का दे दिया 1,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000। तो ये जो है ट्रांजेक्शन उस दिन के पूरे है, एक साथ के। अभी और क्या ट्रांजेक्शन है इसके अकाउंट में देख लेते हैं। अभी हम जॉर्ज की बात कर रहे हैं।
On 1st October 22, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. तो यहाँ पर सेल्स ट्रांजेक्शन बनेगा 1 अक्टूबर 22 को। इसका अकाउंट डेबिट होगा हैरी का। इतने से 2 लाख से क्यों सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 2 लाख से। उसी दिन पेमेंट आया है बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 जो भी डिफरेंस था चेक से मिल गया है टू हैरिस अकाउंट। तो यहाँ पर इनकी ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी हो जाए। तो ये जो दूसरा बंदा था जॉर्ज उसका भी ट्रांजेक्शन हमने कर दिया। अब बचा है सिर्फ चेक। तो चलिए जैक के अकाउंट में भी एंट्रिया डाल देते हैं। ये जैक का अकाउंट बनेगा। क्या किया है जैक ने ये पूरा का पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट जुलाई को ज्योरी ड्रूथ एंड हैरी एंड जॉर्ज परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 181 फ्रॉम द जैक। तो यहाँ पर ये जैक ने सेल्स किया है 181 का। तो एक साथ 22 को इसको सेल किया है जॉर्ज को डेबिट 1,81,000 टू सेल्स अकाउंट। उसी दिन क्या कर दिया बिल रिसीव किया। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरिस एक्सेप्टेंस चेक इन फुल सेटलमेंट। मतलब 1,000 रुपया रिबेट देके ये बिल का पूरा मामला सुलट गया। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000, rebate account 1,000 to George's 1,80,000। अभी और कितने ट्रांजेक्शन किए हैं देखते हैं। चेक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 190 लाख वो हो गया। चेक एंडोर्स भी हो गया। चेक ने परचेज किया है गुड्स वर्थ रुपीज 190 लाख फ्रॉम हैरी। तो चलिए 1/9/22 परचेज अकाउंट डेबिट कितने का किया है 1,90,000 का। उन किसके पास से किया है हैरी के पास से। 1/9/22 को ही हैरी के फंड जो था उसको रिवर्स करना है। इतना बिल रिसीवेबल 1,80,000 वाला उसको मिला है। बैंक से 9,000 और डिस्काउंट अकाउंट 1,000। सो हाउ दिस एंट्रीज आर पास्ड। एंट्रिया इतनी मतलब हमें पेस इस तरह से उलझा हुआ किया है कि अगर एग्जाम में ऐसा सम आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि टाइम कम होता है। हर एक चीज सोचकर आपको 3 अकाउंट मार्केट करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एग्जाम के अगले दिन इस क्वेश्चन को जरूर जाइए। प्रेजेंटेशन सिंपल है जैसा हमने अभी किया सेम जैसे मैं भी वहीं से कॉपी करके आपको समझा रहा हूँ। कोई नई बात इसमें। ओके सो illustration number 10. X draws on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. Y accept the bill and send it to X who gets it discounted for 28,800 मतलब 1,200 रुपये डिस्काउंट। X immediately remit 9,600 to Y। X ने कुछ फंड पे ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कौन सी बन गई 1 अप्रैल से लेके
1 जुलाई और फिर 3 दिन 4 जुलाई. On the due date, X being unable to remit amount due accepts a bill for 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for 40,110. Y sends 6740 to X. Before the maturity of the bill, X becomes bankrupt. Instead paying 50 paisa in the rupees. Give the general entries in the books of the X and Y. तो भी X जो है हमारे मित्र वो इंसॉल्वेंट लास्ट में बन चुके हैं और इसकी बुक्स में हमें एंट्रियां देनी है. तो चलिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स स्टार्ट करते हैं. कौन सी एंट्री पहली है? एक बिल ड्रॉ किया है इन्होंने 30,000 के. टू वाइज अकाउंट. ऑन द स्पॉट डिस्काउंटिंग भी करवा लिया. बैंक अकाउंट 28,800. डिस्काउंट अकाउंट 1,200 रुपये. क्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 रुपीज. अभी क्या हुआ? एक्स इमीडिएटली रेमिट्स ₹9,600. तो ये इमीडिएटली मतलब फर्स्ट को ही रेमिट कर दिया वाई को. तो वाई के अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा. ये 30,000 था उनमें से 9,600. माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी. वो क्या है कि जब एकोमोडेशन बिल्स होते हैं तो उसका जो खर्चा होता है वो भी शेयरिंग होता है. तो यहाँ पर खर्चा कितना हुआ है कुल मिलाकर? ये 30,000 रुपीज का बिल इसने दिया था. डिस्काउंट करने के बाद 28,800 मतलब 1,200 रुपये का ये खर्चा हुआ. तो 10,000 के ऊपर कितना होगा आप समझ सकते हैं. 30,000 जो है उसके ऊपर 1,200. 10,000 के ऊपर 400 रुपीज का एक्सपेंस था जो कि उसको रिकवर करना है. तो वाई के अकाउंट पे वो कितना अमाउंट डेबिट करेगा? 9,600 प्लस 400. तो ये कुल मिलाकर 10,000 की राशि को डेबिट करेंगे. और टू बैंक कितना करेंगे? 9,600 एंड टू डिस्काउंट चार्जेस 400. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. On due date, X being unable to remit the amount due, accepts a bill for 42,000. तो 4/7 को on due date, X being unable to remit the amount due, accepts a bill for 42,000 for 3 months. तो अभी X की बुक में हम एंट्री डाल रहे हैं. तो X के बुक्स में एंट्रियां क्या डलेगी? 4 तारीख है, हमने ड्यू डेट निकाला था पहले. 3 days फॉर द ग्रेस. तो 4/7 को Y का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा 42,000 रुपीज से. टू बिल्स पेएबल अकाउंट 42,000 रुपीज. उसी दिन पैसे कुछ आए हैं. कितने आए हैं?
y ने कुछ डिस्काउंट किया, y सेंड 6740 टू x। अभी ये 6740 जो ऐड किया है वो किस हिसाब से किया होगा? 42,000 is the amount, 40110 is the discounted amount, so 1890 is the amount which is discount figure। तो ये हमें उल्टा गिनती इससे करना होगा कि अगर 40110 पर 1890 डिस्काउंट है तो 6740 पर कितना डिस्काउंट बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्जेस है इसमें एक और चीज भी शामिल है। देखिए, ये पहले 30,000 का ट्रांजेक्शन हुआ था, उसके बाद 10,000 रुपए का उसको पेमेंट दिया जा चुका है। तो ये अभी 20,000 रुपीज का मामला बाकी रह गया है। तो 20,000 प्लस 6040, तो कुल मिलाकर 27,640 पर ये 1890 का ब्रेकअप होगा। 1890 डिवाइडेड बाय 40110 मल्टीप्लाई 26,740। तो ये आएगा 1260। 1260 और ऑलरेडी कितना रेमिट हुआ है? 6740। दोनों का टोटल करेंगे, ये राशि बन जाएगी 8,000। तो y के अकाउंट में जो एंट्री होगी वो कितने की होगी? 8,000 की होगी। तो यहाँ पर 4 तारीख को बैंक अकाउंट जो है उसे डेबिट करेंगे 6740 जो कि रेमिट किया है। फिर डिस्काउंट चार्जेस जो भी लगा है उसे डेबिट करेंगे जो कि 1260 है, और 2 बाइस 8,000। अभी पता ये चला कि भाई y जो है वो अभी x डिफॉल्ट कर रहा है। क्या होगा? बिल्स पेएबल अकाउंट है जो कि y को देना था 42,000 रुपीज, तारीख 4/7 वाला। तो ये इसकी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, बिल्स पेएबल टू वाइस अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, वाई के अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्रियां गई है इसको अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं एक्स के अकाउंट, क्योंकि उसका 50% ही पे कर पाए। पहले वाई के अकाउंट में क्रेडिट हुआ 30,000 रुपीज, उसके बाद वाई के अकाउंट में डेबिट हुआ 10,000 रुपीज। सो 30,000 माइनस 10,000। फिर वाई के अकाउंट में डेबिट हुआ 42,000। अभी ये रिवर्सल की एंट्री हो गई, वाई के अकाउंट में 8,000 क्रेडिट हुआ। फिर ये रिवर्सल की एंट्री हो गई और वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो। तो ये जो है वाई का पूरा अकाउंट है। अगर ये फिगर हम निकालते हैं 30,000 माइनस 10,000 माइनस 42,000 प्लस 8,000 माइनस प्लस 42,000, तो ये 28,000 रुपीज अभी वाई को पे है। लेकिन एक्स की कैपेसिटी कितनी है? ये कैन पे ओनली 50%। तो वाई के अकाउंट को पूरी 28,000 से जब डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट 50% ऑफ दिस 14,000 एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट जो कि एक्स पे नहीं कर पाया है, वो है 40। अभी ये सारी एंट्रियां हमें डालनी है वाई के बुक्स में। तो चलिए वाई की बुक्स में कैसे एंट्रियां डालते हैं देख लेते हैं।
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई जो है उसका ट्रांजेक्शन 1/4 से ही शुरू होगा जैसे उसमें हुआ था एक्स के बुक्स में, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा होगा। एक्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 से टू बिल्स पेबल। इसने एक्सेप्ट किया है 30,000 का। उसी दिन वाई ने कुछ पैसे भी भिजवाए हैं, उसको भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में पैसे आए 9,600 डेबिट। यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस को ये जो खर्चा है वो डेबिट होगा 400। इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने देख लिया था आगे। टू एक्स अकाउंट 10,000। अभी कुल मिलाकर 20,000 रुपया एक्स के पास से लेना है, लेकिन मामला और बिगड़ता जाएगा। 4/7/22 बिल रिसीवेबल। क्या हुआ 4/7 को 42,000 वाला जो बिल है 3 महीने वाला, उसको एक्सेप्ट किया है एक्स ने, तो इसके लिए रिसीवेबल बन जाएगा और एक्स के अकाउंट में 42,000 जमा हो जाएगा। उसी दिन बैंक अकाउंट में पैसा आया है, डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास से 40,110। डिस्काउंट चार्जेस है 42,000 माइनस 40,110 1890 to bill receivable। अभी पता चला कि एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका, तो जो 30,000 वाला था उसका पैसा जो होगा वो बैंक को देना पड़ेगा। ओके, अभी और एंट्रिया आएगी 8,000 रुपीज जो पेमेंट किया है एक्स ने, तो एक्स अकाउंट टू बैंक 6740। अभी हमने जो डिफरेंस निकाला था डिस्काउंट वाला दैट इज 1260। अब पता चला कि एक्स डिफॉल्टर हो चुका है, तो एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 42,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये जो बिल था उसका पैसा डिस्काउंट करवाया था वो बैंक को वापस करना पड़ा। बैंक को वापस किया तो कहाँ से लाया पैसा, एक्स के अकाउंट को डेबिट करके। लेकिन एक्स तो डिफॉल्टर हो चुका है, तो अभी बैंक से सिर्फ 14,000 रुपया है, और 14,000 रुपया जो है वो बैड डेट बन चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके बैड डेट अकाउंट में जाएगा ईयर एंड में। अभी एक्स का अकाउंट को वाइंड अप करने के लिए 28,000 रुपीज इसमें डालना पड़ा। जैसे हमने फिगर निकाला था 28,000 पिछली बार, सेम में इसी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार आपको मैंने बता दिया है तो मैं दूसरी बार इसका डिस्कशन नहीं कर। सो हाउ द डिफॉल्ट इज टेकन प्लेस, किस तरह से ये एंट्रियां डाली हुई है, इसका प्रेजेंटेशन भी सेम जैसे अभी हमने किया, दोनों की अकाउंट उसमें है। इसमें जो इंटरेस्टिंग वाला मुद्दा था वो कौन सा था कि जो भी अलग अलग चीज इसमें खास करके हमने कैलकुलेशन किया डिस्काउंट का फिगर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। So my dear friends, this was about the illustration
इस एक और कंसेप्ट को समझते हैं, बिल्स ऑफ कलेक्शन। व्हेन अ पर्सन रिसीव्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, ही मे डिसाइड टू रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जो भी मैच्योरिटी होगी, इसकी ड्यू डेट होगी, तब तक वो अपने पास उसको रखेगा। But in order to ensure safety, he may send it to the bank with instruction that the bill should be retained till maturity and should be realized on that। मतलब कि बिल जो है वो कहीं खो न जाए, ऐसी संभावनाओं को बचने के लिए वो बैंक को ही बोलेगा कि आप ये बिल को संभाल के रखिए और मेच्योरिटी डेट पर इसको प्रेजेंट कर देना। This does not mean discounting because the bank will not credit the client until the amount is actually realized। मतलब बिल्स के जो पूरे डिटेल है वो किसके पास रहेंगे? बैंक के पास। If the bill is sent to the bank with such instruction, it is known as bill sent for collection। मतलब कि जो भी अमाउंट है उसको कलेक्शन करने के लिए बैंक को भेजा गया है। It is better to make a record of this also in book by passing the following entries। तो बुक में किस तरह की एंट्री की जाएगी? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मतलब बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन द अमाउंट इज रियलाइज्ड, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। मतलब रियलाइजेशन का मतलब है पैसा मिल चुका है। व्हेन द अमाउंट इज नॉट ऑनर्ड, मतलब डिसऑनर होता है, तो द एंट्री विल बी ड्रॉइज अकाउंट फ्रॉम whom the bill was received debit to bills for collection। एक छोटा सा कंसेप्ट था ये। अभी बुक्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल के जो लेजर बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक्स आर जर्नल्स, डे बुक्स टू रिकॉर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द डिटेल्स ऑफ द बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो ये पूरा डेट वाइज बनेगा। When large number of bill transactions take place in an organization, it is convenient to maintain these books। तो ये books पे maintain किया जाता है। Wherein any bill transaction take place, the same is entered in the day book in the first instance। Posting to individual debtors or creditors accounts are made from the day book। मतलब ये डे बुक जो है एक प्रकार का जर्नल है जिसमें लिखा जाता है, उसके आधार पर जो भी डेटर और क्रेडिटर है उसके अकाउंट्स में एंट्रियां की जाती है। ऑल्सो टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल और एक्सेप्टेड आर पोस्टेड पीरियडिकली टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये उन दिनों की बात है जब फिजिकल बुक रखा करते थे, अब कंप्यूटर में ये एंट्रियाज होती है। Bill receivable books and bill payable books are very useful for following up the status of the outstanding bills। कंप्यूटर में पूरा का पूरा आप जैसे कमांड दोगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि इतने बिल्स पेएबल और रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। When there are a large number of the bills and these bills fall due on different date, some of these bills may not be honored on maturity due to varied reason। It is possible from this day book to trace the details of the outstanding bills and to identify the reason for not honoring the bills। मतलब कि भाई अगर ड्यू डेट पर पैसा नहीं मिलता है तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि क्या वजह से ये डिसऑनर हुआ। गिवन बिलो आर फॉर्म ऑफ द डे बुक फॉर बोथ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो आप देखेंगे कि ये पूरी डिटेल है इसके अंदर। डेट ऑफ रिसिप्ट, वाउचर नंबर, पार्टी फ्रॉम होम रिसीव्ड, एक्सेप्ट और डेट ऑफ बिल है, ड्यू डेट है, प्लेस ऑफ पेमेंट है, अमाउंट है, लेजर फॉलियो है और मोड ऑफ डिस्पोजल। मोड ऑफ डिस्पोजल में आइदर पेमेंट हुआ होगा या तो फिर डिसऑनर हुआ। बिल्स पेएबल अकाउंट बेसिकली इट इज अ लायबिलिटी। तो इसमें एक दो कॉलम इधर उधर होते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस तारीख को हमने एक्सेप्टेंस दिया, ड्रॉवर कौन है, पेई कौन है, डेट ऑफ द बिल, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ द पेमेंट, कहाँ जगह पर पेमेंट करना है, amount, ledger folio and mode of disposal। So how these books are made। चलिए अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। यहाँ पर एक दिया गया है, बिल्स पेएबल अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो ये
false है क्योंकि bills payable account it is a part of asset and it is not a nominal account but a real account. Second, promise to pay is included in a bill of exchange. Promise to pay is included इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये प्रॉमिस जो इंक्लूड होता है वो प्रॉमिसरी नोट में होता है। थर्ड वन, डेज ऑफ रिबेट्स आर एडेड टू द ड्यू डेट टू अराइव एट द मैच्योरिटी डेट। तो रिबेट के डेज नहीं होते हैं, ग्रेस पीरियड होता है और वो हर बार ऐड करना नहीं होता। कुछ बिल्स में जो फिक्स डेट स्पेसिफिक डेट होती है तो ये ऐड करना नहीं होता, तो ये फॉल्स। फोर्थ वन, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉइंग। तो ये सही है। फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेएबल आउटसाइड द कंट्री, ये भी ट्रू है। इट इज वन ऑफ द एरिया कि ये इसको फॉरेन बिल माना जाता है। Promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in later। तो ये बिल्कुल सही है। सातवां जो है, A has drawn a bill on B, B accept the same and endorse the bill to C। तो एक बेसिकली ये कहना क्या चाहता है इसको हमें समझना पड़ेगा। A has drawn a bill on B, B accepts the same and endorses the bill to C। बिकॉज अगर बी ने एक्सेप्ट किया है तो वो इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। एंडोर्स कौन कर सकता है? सिर्फ ए, बिकॉज ए जो है वो अल्टीमेटली पे ही है। तो ये वाक्य जो है वो गलत है। A bill given to a creditor is called bills payable। तो ये सही है क्योंकि इसका हमें पेमेंट करना होता है और ये क्रेडिटर को दिया हुआ है, तो ये बिल्स पेएबल है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ऑन 1st January 2022, S sells goods for rupees 10,000 to B and draws a bill at 3 month for the amount। 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया। B accept it and return it to A। On 1st March 22, B retires his acceptance under rebate of 12% per annum। Record this transaction in the journal of B। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले हम रिबेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एग्जाम में आपको पहले जर्नल एंट्री देनी है, फिर ये वर्किंग नोट लिखना है। तो रिबेट कितना बनेगा? 10,000 का बिल है, 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने महीने पहले रिटायर किया है? अर्ली रिटायरमेंट है तो उसमें 1 महीना पहले किया हुआ है। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 100 rupees will be the रिबेट अमाउंट। जनवरी 1st को कौन सी एंट्री होगी इन बुक्स ऑफ बी? परचेज अकाउंट, डेबिट 10,000 टू कौन है पार्टी सामने? ए सेल्स गुड, तो ए का अकाउंट। अब ए का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा क्योंकि उसी दिन बिल ड्रॉ किया गया है। बिल्स पेएबल, ये बी की बुक पे हम एंट्री कर रहा है तो बी जो है वो पे, मतलब उसको पेमेंट करना है तो बिल्स पेएबल। ऑन 1st मार्च वो रिटायर करवा लेता है बिल्स को, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000। क्रेडिट बैंक अकाउंट कितना अमाउंट दी होगी? 10,000 माइनस 100, 9900 एंड टू रिबेट।
ये इनकम अकाउंट है. So how these entries are made in a journal. Okay. ये ICA का प्रेजेंटेशन है, सेम हमने किया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. It draws upon B 3 bill of exchange rupees 3000, 2000 and 1000. कुल मिलाकर 6000. A week later his first bill was mutually cancelled. दोनों ने आपस में मिलकर तय कर दिया. पहला जो तय मतलब कैंसिल हुआ वो कितनी अमाउंट का हुआ? 3000. B agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately and for the balance plus interest rupees 100 he accepted a fresh bill drawn. तो 3000 का कैंसिल किया है, उसका 50% मतलब 1500 प्लस 100 रुपीज, तो कुल मिलाकर 1600 रुपये का फ्रेश बिल नंबर 4 निकला. This new bill was endorsed to C who discounted the same with his banker rupees 1500. The second bill was discounted by A at 5%. सेकंड बिल माने 2000 रुपये वाला, इसका अगर 5% हम करते हैं तो ये 100 रुपीज कम माइनस होके 1900 पर डिस्काउंटिंग होगा. दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग ₹30. तो ये अभी 2030 रुपये उसको लेने होंगे. The third bill was retained till maturity when it was duly met. तो तीसरे बिल में कोई दिक्कत नहीं है, उसका पेमेंट मिल गया. Give the necessary journal entries recording the above transaction in the books of the A. चलिए, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ए के अकाउंट में ही एंट्री देनी है. एबीसीडी तीनों की मांगी होती तो एक लंबा चौड़ा ये हो जाता है. तो चलिए अभी बात करते हैं मिस्टर ए के अकाउंट की. So this is the journal of Mr. A. कौन सा है पहला ट्रांजेक्शन? ये ड्रॉ किया है, 3 बिल है 6000 का, तो उनके लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6000 टू बी 6000. क्या होगा? 3 बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिए. वीक लेटर इज फर्स्ट वीक, यहाँ पर डेट्स मेंशन नहीं है. वीक लेटर इज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसल्ड, मतलब पहले तो बिल जो कैंसिल हुआ है उसकी एंट्री हमें रिवर्स करनी पड़ेगी. तो बी का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 3000 से. जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000. अब इसका जो रिन्यूअल अकाउंट है वो किस तरह से बना है? 50% of the amount in cash immediately and for the balance plus interest ₹100 he accepted a fresh pay. तो 1500 रुपया जो है ऑन द स्पॉट पे करने का है. सो कैश अकाउंट इज डेबिट 1500. बिल दूसरा जो नया मिला बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1600. बी को क्रेडिट दे दिया 3000 का, और इंटरेस्ट जो मिला 100 रुपये का, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 100. अभी आगे बढ़ते हैं. This new bill was endorsed to C who discounted the same with the banker for 15. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें क्या सोचना है कि पहले जो है उसको हमने सी को दिया है. चलिए सी का अकाउंट को डेबिट करते हैं. बिल रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड. ये जो मामला है इसकी एंट्री हमें यहाँ पर डायरेक्ट
भी नहीं आएगी। तो सेकंड बिल जो कि 2000 वाला है वो पिक्चर में आएगा। किसी ने इसका डिस्काउंट कहाँ किया है वो एक ही बुक्स में इसका रिकॉर्ड नहीं है। ऑन द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इट विल डिफेक्ट, नॉट राइट नाउ। The second bill was discounted by A at 5%। मतलब 2000 वाला जो बिल था उसका 5% यानी 100 रुपीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, 5% और 2002 बिल्स रिसीवेबल। अभी दो बिल और बचा है, एक रिन्यूअल वाला और एक 1000 वाला। Third bill was retained till maturity when it was duly met. Okay. अभी इसमें 5% वाला जो बिल था, दिस बिल ऑन मेच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड नोटिंग चार्ज बीइंग ₹30। तो 3 महीने पूरे होने पर ये 2000 वाले का क्या हश्र हुआ कि बी के अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा 2013 से, टू बैंक में पे करना पड़ेगा 2013। नोटिंग प्रोटेस्टिंग चार्ज 30 रुपीज लगा है। लास्ट में जो 1000 का एक बिल बचा है वो ऑनर हो गया है, बैंक अकाउंट डेबिट का पैसा मिल चुका है। तो बिल्स रिसीवेबल दैट विल बी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक सिंपल सम था, वैसे कुछ खास इसमें था नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज assumed that the bill of ₹16 is yet not fallen due। क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ये अभी तक हमारे पास पेमेंट नहीं आया। चलिए अब आते हैं तीसरे सम पर। जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो ये जो मिस्टर डॉन है उसकी बुक्स में हमें जनरल एंट्री डालनी है। वन बाय वन करके हम मिस्टर डॉन की अकाउंट में ये एंट्रियां डालेंगे। Bob informs Don that Ray's acceptance for ₹3000 has been dishonored and noting charges are ₹40, मतलब 3040। Bob accepts ₹1000 cash and the balance as bill as 3 months at an interval of 10%. Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at 12.5 annum। चलिए तो सबसे पहले तो ये जो डिसओनर हुआ है उसकी एंट्री। डेट यहाँ पर कुछ दी नहीं है तो हम नंबर ही डाल देते हैं। इसका अकाउंट था रेज एक्सेप्टेंस, मतलब रे का अकाउंट को डेबिट कर दे 3040। इसने हमें इन्फॉर्म किया बॉब ने। बॉब ने क्यों किया होगा? क्योंकि हमने बॉब की फेवर में एंडोर्स किया होगा। तो बॉब को यह पैसा हमें दे देना है 304। अभी और क्या हुआ है? Bob accepts ₹1000 cash and the balance is bill at 3 months interval of 10%। चलिए तो अभी बॉब की अकाउंट की एंट्री और डालनी। हमने बॉब के अकाउंट में क्रेडिट किया है तो उसको डेबिट कर देते हैं 3040 को। साथ में टू कैश 1000 रुपीज। और क्या किया है उसने? एक बिल एक्सेप्ट किया है। ये बिल कितने का होगा? 2000 प्लस अदर चार्जेस। ओके, ये चार्जेस कितना बचेगा? 1000 कैश एंड द बैलेंस इज बिल एट 3 months एट इंटरवल इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो हमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 2000 के ऊपर। कुल मिलाकर 2040 रुपया है।
उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने के लिए लगेगा? 3 महीने के लिए। ये करीबन 51 रुपीज होता है। तो 51 रुपीज हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो डेबिट करना पड़ेगा 51 रुपीज। तो ये कुल मिलाकर बिल कितने का ड्रॉ होगा? 3040 प्लस 51 माइनस 1000 2091। अभी और आगे बढ़ते हैं। Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest and 12%। तो चलिए ये डॉन ने एक्सेप्ट किया है फ्रॉम रे इस एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट एट 12%। हमें कितना रुपया जो है बॉब को डॉन को रे का जो बिल है प्लस इंटरेस्ट, मतलब बिल जो था पहले 3000 का था, उस पे 40 रुपया नोटिंग चार्ज लगा, 3040 का है। अभी इसको ऊपर 12% इंटरेस्ट और कितने महीने के लिए? 2 महीने। तो ये 60 रुपीज 80 पैसे होता है प्लस 3040 मेन अमाउंट। तो 310080 की एंट्री हमें डालनी पड़ेगी बिल रिसीवेबल के अकाउंट में। तो चलिए एंट्री डालते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3180 पैसे। किसको देना है ये? टू रे को 3040 और टू इंटरेस्ट 60 रुपीज। तो ये जो था बिल रिसीवेबल फ्रॉम रोई का था, वो एंट्री अभी हमने डाल दी। तो हमारी ये जो पहली वाली एंट्री थी इसमें कुल मिलाकर 3 एंट्रियां हमने डाली। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे जाते हैं। जेम्स owes Don rupees 3200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 310 in full settlement। तो यहाँ पर ये जो है जेम्स ओन्स डॉन रुपीज 3200 और डॉन द्वारा एक्सेप्ट किया गया जो बिल था और राल्फ की फेवर में देता है। तो इसकी एंट्री किस तरह से डलेगी देखते हैं। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड कितने से होगा? 3160। 40 रुपीज का डिफरेंस है, 3200 की एंट्री है, 40 रुपीज विल बी डिस्काउंट ऑन द बिल। इसके नाम के सामने एंट्री डालेगी जेम्स के नाम से, जेम्स। ओके, सो ये एंट्री इस तरह से होगी। अब तीसरी एंट्री को देखते हैं। Don meets his acceptance in favor of Singh for rupees 4500 by endorsing John's acceptance for 4450 in full settlement। तो चलिए ये जो है बिल्स पेएबल के अकाउंट की एंट्री थी हमारी, ये 3 नंबर। $4500। ये बिल्स रिसीवेबल होगा क्योंकि इसके सामने नई एंट्री बनाई है। Meets his acceptance in favor of Singh for rupees 4500 by endorsing John's acceptance। मतलब एक नया एंडोर्समेंट कर दिया फॉर रुपीज 4450 में। तो अभी बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 4450। ये ट्रांजेक्शन में जो 50 रुपीज का डिस्काउंट
डिस्काउंट मिला है उसको एंट्री क्रेडिट बन जाएगी. सो दिस इज हाउ दिस एंट्री इज शेटर्ड. अब चौथी एंट्री पे आते हैं. Raised acceptance in favor of Don, retired 1 month before due date. Interest is taken at the rate of 6%. मतलब अर्ली रिटायरमेंट का ये बिल है. रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन कितने का था? 3100 समथिंग जो एंट्री है अभी हमने डाली थी. ये 3180 वाली जो एंट्री है जो कि रॉन रे की है, उसके ऊपर हमने डिस्काउंट मिला है 6% पर एनम. कितने वक्त के लिए मिला होगा? तो वो जो है हमने कब अर्ली रिटायरमेंट किया? 1 मंथ. तो इसे हमें गिनना पड़ेगा. 30 6% डिवाइडेड बाई 12. तो ये कुल मिलाकर 310080 में से एंट्री कितने की थी बिल्स की? 3040 की. उसका 6%, उसका 1 मंथ. तो ये 15 रुपया और 20 पैसा होता है. -310080 इनमें से माइनस करेंगे इसको तो कितना बचेगा? 3085.6. सो चलिए इसकी एंट्री डालते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 308560. डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 310080. तो ये 15 रुपीज 20 पैसे डिस्काउंट. So how these entries are made? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये इसका प्रेजेंटेशन है. ओके फ्रेंड्स, अभी जो है हम क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट एग्जाम्स करने जा रहे हैं. वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ही सॉल्व कीजिए. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और बाद में हम इसको सॉल्व साथ में करें. तो चलिए एक विराम लेते हैं और आप इसको सॉल्व कीजिए.